My name is Dr. Shahid Faruqi. I am the professor and HOD of Physiology Department. Today is just introduction of the physiology, how to choose your books for their reading and for their practical purpose and for their MCQs and SCQs. So, the most common book which is used as a textbook is the number one is the Guyton and Hall. सबने बुक्स ली हैं ये? So number one textbook for the physiology is the Guyton and Hall. This is very simple book, but it is lengthy. Second is the second book is the Gannon book. This is the review book and it is published after every 2 years. Guyton is published after every 5 years and the Gannon is published after every 2 years. This is the review book. ये just review है, उस वक्त आपको समझ नहीं आएगी. You cannot understand until you read the book of the Guyton and Hall. अगर आप Guyton and Hall पहले पढ़ेंगे तो आपको Gannon बुक की समझ आएगी. अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड द Gannon बुक. जिन बच्चों ने हायर नंबर लेने हैं, कोई पोजीशन लेनी है, डिस्टिंग्विश लेनी है, वो Gannon को ज़रूर कंसल्ट करें. पास आप Guyton हॉल से भी हो जाएंगे. छोटी सी एक बुक है फिरदौस, जो अक्सर बच्चों आपको सीनियर भी आपको बताएंगे, उससे भी आप पास हो जाएंगे. बट अगर आपने कोई अचीवमेंट करनी है, कोई पोजीशन टॉप करनी है, यू मस्ट रीच कंप्लीट बुक ऑफ द Guyton एंड वेल एज द Gannon बुक. अंडरस्टैंड? अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, पास तो सारे हो ही जाएंगे. जो दाखिल हो गया है वो पास ज़रूर होगा. ठीक है, जो दाखिल हो गया बच्चा वो पास ज़रूर होगा. आपको ये भी बताया जाएगा आपने पास कैसे होना है. ये आज आपको मैं टिप्स दे दूंगा कि आपने यूनिवर्सिटी में पास कैसे होना है. और जिसने टॉप करना है उसने अच्छी बुक्स को पढ़ना है. फिरदौस को बेशक टाइम आप वाइवा में आप देख लें, but during all the study time and the whole year you must read the Guyton and Gannon. And some books are written on the MCQs. ये मार्केट में बेशुमार बुक्स मिल जाती हैं. ये जेपी की है, ये इसमें बने बनाए MCQs क्वेश्चन है. ये जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग है. ये उस वक्त आपको समझ आएगी जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी. इस तरह ये बुक है. एक ये मैनुअल प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी एंड MCQs बुक है और एक ये BRS है. ये अक्सर ये बहुत मशहूर है. तो ये बुक्स, इसके अलावा कई बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो MCQs के लिए यूज़ होती हैं, बट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ MCQs. ये ज़रूरी नहीं है कि उसी में से हैं. इसके अलावा Guyton and Hall has review book for the MCQs. उसकी अपनी बुक है. जो Guyton Hall रिव्यू बुक है उसमें MCQs उसने अपनी बुक के हिसाब से दिए हुए हैं. और जो Gannon आप लेंगे, आफ्टर एंड ऑफ द एवरी चैप्टर और सिस्टम, या तो चैप्टर के एंड पर है या उसके सिस्टम के एंड के ऊपर है. MCQs भी दिए हुए हैं उसने और शॉर्ट SCQs भी दिए हुए हैं. 5 या 6 या 7 या 8 MCQs उसने दिए हुए हैं और कुछ उसने SCQs भी दिए हुए हैं. तो वो भी आपने कंसल्ट कर लें. उसमें से भी अक्सर कोई MCQs कोई ना कोई उसमें से आ जाता है. ठीक है, तो ये तो आपकी बुक्स हो गई. यहाँ लाइब्रेरी मौजूद है, बल्कि बेहतर है कि आप खुद परचेज कर लें क्योंकि 2 साल आपका ये सिस्टम चलेगा. ठीक है. पार्ट 1 या फर्स्ट प्रोफेशनल कंसिस्ट ऑफ different topics. First one is the basic
एंड सेल फिजियोलॉजी। जो सबसे पहला है उसका सिस्टम वो बेसिक सेल एंड फिजियोलॉजी है। सेकंड नंबर पे है ब्लड। नंबर 3 पे है जी। तो आप कहाँ टहल रहे थे अब तक? क्यों लेट हो गए? सिटी से आपने आना है? अब पहुंचे? कौन से सिटी से आ रहे हैं? इतनी दूर तो नहीं है फैसला। सुबह से भी आप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। चलें, कुर्सी ढूंढे अगर आपके लिए बच गई है तो, चेयर ढूंढे आपके लिए अगर बचे, वरना इधर आ जाएं। ये मसला होता है जो बच्चे फिर दरमियान में आते हैं, एक तो तसलसल टूट जाता है और वो बंदा बात ही भूल जाता है शायद। यार घड़ी तो सही करो। क्या बात हो रही थी? हाँ, तो जो आपका पार्ट 1 है फर्स्ट प्रोफेशनल, पहले फर्स्ट प्रोफेशनल नहीं कहते इसको, हम पार्ट 1 कहते, फर्स्ट प्रोफेशनल पार्ट 1, और पार्ट 1 जो सेकंड उसका कहते हैं सेकंड पार्ट फर्स्ट प्रोफेशनल। अब सारों ने फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड, थर्ड एंड 5 प्रोफेशनल में कर दिया यूनिवर्सिटी ने, अब उसको 1 2 3 कर दिया। सो फर्स्ट प्रोफेशनल, क्या बोल रहे हो? तो फर्स्ट प्रोफेशनल जो है उसमें बेसिक और सेल फिजियोलॉजी है, सेल फिजियोलॉजी और बेसिक। दूसरे नंबर पर है ब्लड। ये दो जो सिस्टम है ये आपके फर्स्ट टर्म के कोर्स हैं, जो हम आपको मार्च और अप्रैल में पढ़ा देंगे, और इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर के, वो फर्स्ट सेमेस्टर या सेमेस्टर कराएगा, ठीक है, हमारे अपने हिसाब से। बट उसके अलावा जैसे ही ये सेल कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा, ब्लड कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा आपका उसमें ये दोनों सिस्टम होंगे, उसकी डेट जब भी अनाउंस होगी, ठीक है। और जितने भी आपके इंटरनल टेस्ट हैं, जितने भी, उसकी बेस पे आपकी इंटरनल असेसमेंट बनती है। जितने भी आपके इंटरनल टेस्ट होंगे फिजियोलॉजी में, हम तमाम इस तरह टेस्ट लेते हैं कि जैसी कोई भी सिस्टम कंप्लीट होता है, व्हेन एवर देयर इज कंप्लीट ऑफ द सिस्टम, टेस्ट उसका हम अनाउंस कर देते हैं। टेस्ट में वही सिस्टम होता है जो यूनिवर्सिटी में है, एमसीक्यूज प्लस एससीक्यूज, एमसीक्यूज और एससीक्यूज, हर सिस्टम के एंड पे आपका टेस्ट होगा। एंड दीज टेस्ट आर इंक्लूडेड फॉर द इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के कितने नंबर हैं आपके पास? 10, ये तो आपको पता है। 10 नंबर थ्योरी के लिए हैं और 10 नंबर आपके लिए प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए हैं, ठीक है। ये थ्योरी के लिए और ये वाइवा प्रैक्टिकल के लिए। These 20 numbers are based on the internal assessment। क्या किया है? जो आपने अपनी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द होल ईयर यू हैव परफॉर्म्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ द फिजियोलॉजी। पूरे साल में जो आपने परफॉर्मेंस शो की है, किस सूरत में? टेस्ट की सूरत में। अगर आपका कोई वाइवा हुआ है किसी टेस्ट का, उसकी सूरत में, प्लस जो आपकी लेक्चर अटेंडेंस है, लेक्चर अटेंडेंस है, प्रैक्टिकल अटेंडेंस है या ट्यूटोरियल अटेंडेंस है। ये तो यूनिवर्सिटी में कहा है कि मोर देन 75% पे आपका एडमिशन जाएगा, तो अटेंडेंस आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी अपनी। तो ये नंबर जो हैं, ये मैक्सिमम 20 नंबर हम उसको देते हैं और देते रहे हैं
जिसने ये तमाम टेस्ट पास किए हों, तमाम टेस्ट पास किए हों और उसकी अटेंडेंस मोर देन 75% हो, वह 20 नंबर हमसे ले लेगा। ठीक है, 10 नंबर आपके ऐड होंगे थ्योरी पेपर में और 10 नंबर आपके ऐड होंगे प्रैक्टिकल वाइवा में। तो द थ्योरी पेपर कंसिस्ट ऑफ द 90 marks and it is divided into two portions, MCQs and SCQs. This contains 45 and this contains 45. ये नंबरिंग आपको समझ आ गई कि 10 नंबर हमने आपको दिए, कॉलेज ने आपको दिए, 90% आपने अचीव करने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी and this 90 is divided into two portion, MCQ and the SCQ portion, MCQ and the SCQ portion, and this MCQ consists of 45 questions, 45 MCQ questions, and each carry 1 mark, each carry 1 mark. There is no negative marking, no negative marking इसमें नहीं है। And this SCQs consist of 9 questions. कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। And each question carry 5 marks. 9 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के नंबर हैं 5। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 9 क्वेश्चन को स्प्लिट किया जाता है 3-3 क्वेश्चन में। ठीक है, एक जो शीट आपको दी जाएगी उसमें 3 क्वेश्चन है, एक शीट में 3 क्वेश्चन और उस पर नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सेकंड शीट पे कर दें या क्वेश्चन नंबर 7 आप किसी और शीट पे कर दें, शीट नंबर 1 पे कर दें। क्यों? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न? आपको यहाँ ये शीटें इकट्ठी दी गई हैं, 3 शीट आपको यहाँ पे इकट्ठी दी गई हैं। जब आपका एग्ज़ाम होगा ट्रिपलेट में ये 3 शीटें आपको दी जाएंगी। जब ये 3 शीटें यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगी, दीज 3 आर सेपरेटेड, ये तीनों शीटें अलग अलग हो जाएंगी, 3 शीटें अलग अलग हो जाएंगी और इसको चेक करने वाला एक एग्जामिनर है, एग्जामिनर नंबर 1 2 एंड 3। तो हर एग्जामिनर के पास कितने नंबर हुए? 15। हर एग्जामिनर के पास हुए 15। तो 3 एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक करना है। ये पॉइंट आपको समझ आया कि हर शीट में 3 क्वेश्चन है और टोटल 3 शीट हैं। तो कितने एग्जामिनर ने आपको चेक किया? 3 एग्जामिनर आपको चेक किया। अब एग्जामिनर कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई घर से लड़कर आया है, कोई गुस्से में बैठा हुआ है, किसी का मूड अच्छा है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर। पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, नंबर आपने कैसे लेने हैं, पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड हाउ टू कैप्चर द नंबर। एग्जामिनर के हाथ से आपने नंबर कैसे लेने हैं, एग्जामिनर के हाथ से आपने नंबर कैसे लेने हैं, ये तमाम के तमाम, या इसको बंद करो, शायद इसको बंद करो, ये तमाम के तमाम नंबर कैलकुलेटेड हैं।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोबारा फिर ये मौजूद हमारा डिस्कशन कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने पास कैसे होना है। आपने पास होना है, हमने फेल नहीं करना आपको, आपने पास होना है। अगर जो फेल हो रहा है तो अपनी गलती से फेल हो रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं कह रही कि आप फेल हो, उसने तरीका इम्तहान ऐसा बना दिया कि आप पास हो जाएं, मगर पढ़ना शर्त है, ऐसे तो पास नहीं होंगे ना। लिखेंगे आप पेपर में क्या? नंबर आपने कैसे कैप्चर करने हैं? अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, उसके 2 या 3 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 पार्ट्स, और हर एक, इसके कितने नंबर है एक क्वेश्चन के? 5 नंबर। 5 नंबर अब डिवाइड हो गया है, मजीद स्प्लिट हो गया है। 1 नंबर में हो गया है, 2 में हो गया है, 2 में हो गया है, ठीक है। या अगर 2 पार्ट हैं तो 2 या 3 में हो गया है। या का फर्दर सब डिवीजन है, जो भी फर्स्ट डिवीजन है, जो भी फर्दर सब डिवीजन है, इट इज रिटन ऑन द पेपर। आदमी पेपर लाना भूल गया। जो पेपर आपको दिया जाएगा उस पे ये डिवीजन दी हुई है, उस पे ये डिवीजन दी हुई होगी। अब ये नहीं करना आपने, ये आपने नहीं करना कि जिस पार्ट के नंबर हैं 3, उसको तो आप दे दें 8 मिनट लिखने के लिए तो ठीक है। अगर उस पार्ट के नंबर हैं 1 और उसको दे दें आप 8 मिनट तो वो गलत है। टाइम कैलकुलेटेड है आपके पास, 2 घंटे और 15 मिनट में आपने 9 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन कितने का बनता है? 12 से 13 मिनट का बनता है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन करें कि आप हर 10 मिनट में आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ये टाइम कैलकुलेशन प्लस जो आंसर का मटेरियल मांग रहे हैं उसको आपने टू द पॉइंट लिखना है। वो ज़माना गुजर गया कि जब हम लॉन्ग एसे की तरह कहानियाँ लिखा करते थे। अब यूनिवर्सिटी कहानी नहीं मांगती, अब वह कहती है गिव द आंसर टू द पॉइंट, गिव द आंसर टू द पॉइंट। मुझे एक पेपर आज तक याद है, कभी नहीं भूलेगा। यूनिवर्सिटी में चेक करने गए, पेपर की शीट कितनी है? ये है। एक शीट में उसने क्या किया, बच्चे ने एक लाइन उसने ये लगाई और अगले पेपर पे उसने लाइन नहीं लगाई। एक क्वेश्चन उसने यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक आधे में यहाँ कर दिया। कोई उसने शीट ज़ाहिर नहीं की, कोई उसने डिटेलिंग नहीं की, ना उसने शीट ज़ाहिर की, ना उसने डिटेलिंग की। इवन उसने लाइन भी बचा ली, एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन के अंदर भी ली है। पता नहीं कंजूस था क्या था, मुझे नहीं पता। बट द आंसर इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। क्या आप यकीन करेंगे कि मैंने उसको कितने नंबर दिए होंगे? 15 आउट ऑफ 15। उसको 15 के नंबर 15 नंबर देने मेरी मजबूरी थे, क्योंकि जो की दी हुई थी, जो की दी हुई थी कि 1 नंबर किस चीज़ का है, 2 नंबर किस चीज़ का है, 3 नंबर किस चीज़ के, उसके हिसाब से उसने आंसर लिखा हुआ था। अगर एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिया हुआ कि डिफाइन द ब्लड ग्रुप, अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, या वो कहता है एनुमरेट द ब्लड ग्रुप, एनुमरेट से क्या मुराद है? नंबरिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के हैं और उसका नंबर लिखा हुआ 1, तो आपने सिर्फ ब्लड ग्रुप ही लिखना है और कुछ उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ जाने में डिटेल में जरूरत नहीं है। इस तरह अगर कोई चीज पूछता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब है थोड़े बहुत उसको आप डिस्कस करें,
थोड़ा बहुत आप उसको डिस्कस करें, उसके लिए वो टाइम आपको ज़्यादा देगा, उसके लिए 3 नंबर भी देगा और उसके लिए टाइम भी आपने ज़्यादा देना है। अगर एक आता है एनलिस्ट द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, एनलिस्ट द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, तो आपने पिट्यूटरी के हार्मोन की सिर्फ नाम लिखना है, उसको डिस्क्राइब नहीं करना। उसको डिस्क्राइब, एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि एनलिस्ट द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके 6 हार्मोन हैं और हर हार्मोन के आगे उसने 0.25 नंबर दिया हुआ था कि एक हार्मोन का अगर आप नाम लिख रहे हैं तो उसका पॉइंट। आपको नींद आ रही है? अटेंटिव बैठे हैं जरा। तो एक हार्मोन के उसने जो कैलकुलेट करके दिया 1.5 नंबर, एनलिस्ट द नंबर ऑफ, एनलिस्ट द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो मार्क्स की सब डिवीजन थी उसमें उसने दिया हुआ था 1.5। इसका क्या मतलब हुआ कि हर हार्मोन का नाम लिखने पे आप स्कोर कर रहे हैं 0.25 नंबर। 6 के 6 जो बच्चा हार्मोन लिख देगा तो क्या ख्याल है मैं उसके नंबर काटूंगा? नहीं। तो ये जितने भी मार्क्स की सब डिवीजन है ये मैथमेटिकल और कैलकुलेटेड होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप फेल क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? एनी जीनियस? बैठ के बता रहा है। थोड़े थोड़े मार्क्स करके आप हर एग्जामिनर से मार्क्स आप कलेक्ट कर लेंगे, हर एग्जामिनर से मार्क्स आप कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जामिनर है, इससे आप मार्क ले लेते हैं, एक में 4 ले लिया, एक में 5 ले लिया, एक में 3 ले लिया, ऐसी हुआ ना? कितने नंबर बन गए आपके? ये 12 बन गए ना। 12 आपने एक से ले लिए, 12 आपने दूसरे से ले लिए, 14 आपने अगले से ले लिए, कितने बन गए? 38। चाहिए आपको कितने? 50। बाई कितने बचे? सुने थे? अब उसकी तरफ हम जा रहे हैं अभी। हम ये तो अभी मैं सिर्फ ऐसे की उसकी बात कर रहा हूं। थर्टी 38 हो गए। बाई कितने बचे? सिर्फ 12। 12 में से अगर आपने 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के स्कोर कर लिए हैं, बाई क्या बचा आपके पास? 2। तो अभी एमसीक्यूज का ढेर पड़ा हुआ आपके सामने, एमसीक्यूज का ढेर पड़ा हुआ है। 45 नंबर है, 45 नंबर है। 48 तो आपने यहीं से आपने ले लिए हैं, 48 तो आपने यहीं से ले लिए हैं। 45 में से अगर आप 40 नंबर ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कितने हो गए? 88। तो डिस्टिंग्विश आपकी आ गई। 85% पे आप हकदार हैं डिस्टिंग्विश के। जो हमारा पहला बैच था, आप तीसरे बैच है ना, जो हमारा पहला बैच था फिजियोलॉजी में 2 बच्चों की आई थी हमारे पास। जो पहला बैच हमारे इस कॉलेज का था, फिजियोलॉजी में 2 बच्चों की डिस्टिंग्विश आई थी, उनके 85% उन्होंने सिक्योर किया। तो ये है तरीका पास होने का और बहुत ज़्यादा नंबर कैलकुलेट करने का। इसमें कोई सवाल आपने पूछा हो, क्योंकि ये डिस्कशन बाद में नहीं होगी हमारी आपसे, फिर जिस तरह एग्ज़ाम होगा उस तरह फिर चलते रहेंगे हम आपके साथ। इसमें कोई सवाल पूछा, वो तो सीधा सीधा है एमसीक्यूज का, जो 45 नंबर आपने कैसे लेने हैं, उसमें 4 या 5 ऑप्शन होगी, उसको आपने टिक करना है। बबल शीट होगी,
सर्कल होगा वो तो आपको तरीका पता ही है कि उसको सर्कल को आपने गहरा रंग ब्लैक पेंसिल के साथ आपने उसको करना है, वो ऑटोमेटिक मशीन से वो कैलकुलेट हो जाता है। तो उसमें आपने नंबर चाहे 10 लें चाहे 15 लें, वो कैलकुलेटेड है, उसमें इंसानी हाथ का कोई कमाल नहीं है। उसमें आपके अपने सर्कल को जो आपने किया है कलर, उसका कमाल है। अगर राइट पे क्लिक हो गया तो 1 नंबर पक्का, अदरवाइज माइनस। ठीक है, इसमें कोई सवाल पूछना हो आपने कि पास फेल कैसे होना है, कोई मसला इसमें समझ आया आपको? कोई नहीं, क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारा जो स्टडी चलेगी, अच्छा ये तो रह गया दूसरा हिस्सा, वाइवा। वाइवा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पोर्शन। वाइवा से क्या मुराद है? क्या आप समझते हैं वाइवा से मुराद? वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम से क्या मुराद है? जो आपने पूरा साल वर्क किया है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसकी जो परफॉर्मेंस है, द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, जो जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, प्लस जो आपका वाइवा होगा, जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल के सामने थ्योरेटिकल वाइवा होगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन। ठीक है, एक दिन आपके पेपर थ्योरी के होंगे, जब आप वाइवा के लिए आएंगे तो वो 2 दिन में डिवाइड हो जाएगा, आपका बैच 2 दिन में डिवाइड होगा। एक दिन थ्योरी होगी, थ्योरिकल वाइवा, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आपका वाइवा लेंगे। ये जो है एक्सटर्नल और इंटरनल, इनके पास 20 नंबर, इनके पास 15 नंबर। जो एक्सटर्नल आपके पास आएगा उसके हाथ में आपकी किस्मत का फैसला करने के लिए 20 नंबर हैं, और जो आपके इंटरनल हैं उसके पास आपके कितने नंबर हैं? 15 नंबर। टोटल कितने हो गए? 35। दस नंबर कौन से थे? जो हमने आपको दिए आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस पे ऑफ द होल ईयर, पूरे साल जो आपने परफॉर्म किया उसके ऊपर हमने आपको दिए 10 नंबर। टोटल कितने हो गए? 45। 10 नंबर ये हो गए 45। बाकी जो 55 नंबर हैं वो सारे के सारे मैथमेटिकल हैं, वो सारे के सारे मैथमेटिकल हैं, उसमें कैलकुलेटेड मार्क्स हैं आपके। अगर आपने पास होना है तो उस 55 में से आप 50 नंबर बड़े आराम से ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम ही नहीं है आपके लिए। तो इसलिए तो हम तो कहते हैं कोई बच्चा फेल होकर दिखाए। जो फेल होता है इसका मतलब है या तो उसने पढ़ा ही नहीं है या फिर उसकी लक सही नहीं है। क्या है? या उसने पढ़ा ही नहीं है या उसकी लक ही ठीक नहीं थी उस दिन। अब बाकी जो बचा है 55, उसको डिवाइड कैसे किया है? 10 नंबर के है ऑस्पी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ऑस्पी है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल साइड पे हो जाएगा ये ऑस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ऑस्पी पहले 2 साल चलेगा आपको ऑस्पी। तो ये 10 नंबर ऑस्पी में 2 चीज़ें हैं,
एक है नॉन ऑब्जर्व, एक है ऑब्जर्व। नॉन ऑब्जर्व के हैं 10 नंबर और ऑब्जर्व के हैं 15 नंबर। इससे क्या मुराद है कि जो नॉन ऑब्जर्व है, एक एक नंबर के 10 स्टेशन हम बनाएंगे। आपके प्रैक्टिकल लैब में एक एक नंबर के 10 स्टेशन बनाएंगे। वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ESR ट्यूब वहाँ रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये एक ESR ट्यूब है, तो क्वेश्चन उसके आगे लिखा होगा नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या नेम ऑफ द ट्यूब, नेम ऑफ द पिपेट। इसका कितना नंबर है? आधा नंबर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्यूब, या कोई सा भी क्वेश्चन उसमें हो सकता है। तो हर क्वेश्चन स्प्लिट हो जाएगा 2 क्वेश्चन के अंदर, 0.5 और 0.5 में। ठीक है, कोई हीमोग्लोबिन की ट्यूब रख दी गई है या हीमोग्लोबिन का अपरेटस रख दिया गया है। उसका पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अपरेटस एंड व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन वुमेन। कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता, क्वेश्चन रिलेटेड होगा प्रैक्टिकल से या आपके थ्योरेटिकल बुक के साथ। जो भी बुक्स है उससे रिलेटेड होगा या प्रैक्टिकल के साथ कोई भी चीज़ आपसे पूछी गई है उससे रिलेटेड होगा। सो इस तरह के देयर आर 10 स्टेशन एंड एवरी स्टेशन हैविंग 1 मार्क। हर स्टेशन का 1 नंबर और 1 नंबर डिवाइड हो जाएगा 0.5 में, तो टोटल ये बनते हैं 10 मार्क। अब 3 जो है वो है ऑब्जर्व्ड। 3 स्टेशन हैं ऑब्जर्व्ड एंड ईच स्टेशन कैरिंग 5 मार्क। 15 नंबर हैं ऑब्जर्व के और 3 स्टेशन है, हर एक के 5-5 नंबर। ऑब्जर्व से क्या मुराद है? वो था नॉन ऑब्जर्व्ड। हालांकि आप उसमें सब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो नॉन ऑब्जर्व था। नॉन ऑब्जर्व से ये मुराद है कि हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आपने उसको देखना है, क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर लिख देना है। ऑब्जर्व से मुराद ये है कि हाउ टू परफॉर्म योर प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है आपके पास कि चेक द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट। इससे क्या मुराद है? एक सब्जेक्ट वहाँ पे बिठा दिया जाएगा और आपसे कहेंगे कि आप इसका ब्लड प्रेशर चेक करें। आप इसका ब्लड प्रेशर चेक करें। अब ब्लड प्रेशर चेक करने के जितने भी स्टेप्स हैं उसको ऑब्जर्व कर रहा है आपका एक टीचर। जो आप प्रोसीजर करेंगे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसको आपका एग्जामिनर या टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व स्टेशन। ऑब्जर्व स्टेशन। अब उस एग्जामिनर के पास आपके 5 नंबर हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारे कर दिए तो उसकी मजाल नहीं है कि आपको 5 नंबर ना दे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अगर आपको परफॉर्म तो आपने किया मगर स्टेप्स के साथ नहीं किया या आपने कोई गलती की, तो अब उसके आपके टीचर की मर्जी है, आपके वो 2 नंबर दे, 3 नंबर दे या गोल अंडा लगा दे, क्योंकि उसको हम चैलेंज नहीं करें। जो आपके टीचर ने नंबर लगा दिया है वही नंबर हम आगे भेज देंगे। तो 15 के 15 नंबर आप लोग ले सकते हैं। चलें इसके हम 12 ही कैलकुलेट कर लें। 4 नंबर भी अगर उसने लगा दिए, 12 ये और वो 10, ये तो मैथमेटिकल नंबर है। बच्चे 10 के 10 ले जाते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट देखे हुए हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वो अपना जब आप प्रैक्टिकल वर्क होता है उसमें अगर आपने हर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा हुआ है,
कुछ बच्चे होते हैं वो गौर ही नहीं करते, अच्छा यार ट्यूब पे पड़ी रहे ट्यूब, एग्जामिनेशन में अच्छा ये कौन सी ट्यूब थी भूल जाते हैं, फिर वो इसका नाम क्या था, इसका फंक्शन क्या था। तो इस 10 में से अगर आप 10 नंबर ले लें, चले 9 ही ले लें। अब एक आपकी बुक होती है प्रैक्टिकल नोटबुक, तो कौन सी बुक है कि जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करेंगे उसकी रीडिंग या जो भी उसकी कैलकुलेशन वो उसमें आप इंदराज करेंगे, लिखेंगे, और जो आपका टीचर है वो उस पर साइन करेगा। कंप्लीट बुक अगर आप प्रेजेंट कर दें एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके नंबर हैं 5, उसके नंबर हैं 5। वो 5 के 5 नंबर भी आप ले सकते हैं, हम उसको नहीं रोकेंगे। अगर वो बुक इनकम्प्लीट है, वो बुक इनकम्प्लीट है या टीचर के उसके ऊपर साइन नहीं है, तो आप अपने नंबर लूज करेंगे, आप अपने नंबर लूज करेंगे। तो ये कितने हो गए, 15, 10 और 5 कितने हो गए, ये 30। अब क्या हुआ, आप जाना चाह रही हैं, क्या नाम है यार, अटेंडेंस लगा लो इनकी। रोल नंबर तो आपको लॉट नहीं हुआ ना, हैं? अच्छा देख लेते हैं आप, ठीक है आपने जाना चाहा। अच्छा 30 नंबर होगा ये, टोटल कितने नंबर थे 55, बाकी रह गए 15 नंबर। 15 नंबर में से 5 नंबर आपके हैं प्रोसीजर राइटिंग के, जो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा, उसके प्रोसीजर राइटिंग के नंबर हैं 5। एक प्रैक्टिकल दिया था फाइनल एग्जाम में, उसके नंबर हैं 5, तो ये हो गए 35। बाई कितने रह गए 20 नंबर। अब 20 नंबर में 2 आपके वाइवा हैं, एक इंटरनल एग्जामिनेशन के पास और एक एक्सटर्नल के पास, उनके पास 10-10 नंबर हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के, 10-10 नंबर हैं जो प्रैक्टिकल आपका वाइवा होगा। तो ये कैलकुलेशन है जिसमें से आपने ये नंबर लेने हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है कि आप पास ना हो सकें या फेल होने की पूरी कोशिश करें। तो होगा यही कि जो परफॉर्म करेगा सारा साल, जो रेगुलर रहेगा वही पास होगा। अब एक डिवीजन और है जो मैं लिख के लाया था कि आपका पेपर बनता कैसे है। सेल और बेसिक में से आपके आते हैं एमसीक्यूज, आते हैं आपके 2 और एससीक्यूज हैं 1, ठीक है। सेल फिजियोलॉजी में से सेल में से ये एमसीक्यू और ये एससीक्यूज, ठीक है। जो सेल है या बेसिक फिजियोलॉजी, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और 1 एससीक्यू। ये यूनिवर्सिटी ने अपनी क्लासिफिकेशन दी हुई है। उसके बाद ब्लड आ जाता है, ये 9 है और इधर 2 है। ब्लड में से 9 एमसीक्यूज और 2 एससीक्यूज। फिर आता है नर्व मसल, 9 और 2। फिर स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर, नर्व मसल में से 9 एंड 2,
स्किन बॉडी टेम्परेचर में से 2 और 0.5। अदर क्वेश्चन। फिर है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें ब्लड और वो हार्ट और सर्कुलेशन, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में से हार्ट है और सर्कुलेशन है। इसके 14 और 14 MCQs और 2 SCQs। फिर है रेस्पिरेशन, आखिरी है रेस्पिरेशन। इसमें से 7 इधर है और 1 इधर है। एक है ह्यूमन रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, ह्यूमन के रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट। ये कोई जनरल आ सकता है, बाज़ औक़ात नहीं भी आता, तो इसमें से इधर 2 है और इधर 0.5। तो ये बाज़ औक़ात किसी और सिस्टम में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ की, कि उसने MCQs और SCQs को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सिस्टम लेंथी है उसके, जो आप मुझसे पूछें, नर्व मस्कल नीचे स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर, उसके नीचे है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। CVS में जनाब आपका हार्ट आ जाएगा और सर्कुलेशन आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये आता है बाज़ औक़ात, उसी में ये बाकी नंबर जो है ना समझते हैं। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया सारा। कल से हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गायटन एंड हॉल। उसमें सबसे पहला आ जाएगा होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो कल होम्योस्टेसिस 10 बजे आपने